हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्लास 10th के गणित चैप्टर में वास्तविक संख्याएं सबसे पहली इकाई है जिसमें विभिन्न प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार से है। तो इसके फॉर्मूलों के जानने से पहले बच्चों, सबसे पहले हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। तो परिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p तथा q जो हो वह पूर्णांक होना चाहिए और q का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटा के रूप में होना चाहिए। और नीचे जो आएगा वो नीचे का जो मान होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो, q कभी भी शून्य ना हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 4, इसके नीचे हम कितना 1 लिख सकते हैं, तो 4 बटा 1 हो जाएगा। यहाँ इसको भी हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग बटा यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में ये p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला है ये p कहलाया है, नीचे है जो q कहलाया है। तो ठीक यही बात याद रखना है कि जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और p बटा q में ये जो q का मान हो वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 दिख रहा है तो यह q का मान 0 नहीं है, बल्कि ये ऊपर में 0 है और नीचे में q, यानी q का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना होगा 1 होगा। तो यानी 0 भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अब आगे है अपरिमेय संख्या, जिससे हम लोग इरेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है कि p तथा q जो होगा पूर्णांक होगा, यानी p और q का जो मान होगा प्लस माइनस या 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान प्लस रहेगा चलेगा, माइनस रहेगा चलेगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं √2 इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, 5 प्लस √3 को भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, √2 को भी बटा नहीं लिखा जा सकता, 5 के पावर 1 बटा 3 को भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और पाई को भी नहीं लिखा जा सकता। इसलिए यहाँ पे जितने भी संख्या लिखा हुआ है सभी के सभी क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, इसे याद रखना ज़रूरी है पाई को, क्योंकि पाई को हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22 बटा 7 है, 7 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बटा में लिखा गया तो ये परिमेय संख्या कहला जाएगा। पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके फॉर्मूले के देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो अभी इस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूले को देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले HCF LCM के बारे में पढ़ेंगे, और HCF LCM के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें नीचे दिए गए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी जा कर के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे इसमें जो मेन फार्मूला है, इसमें जो मेन फार्मूला दिख रहा है बच्चों वह ये वाला है। कौन वाला है? तो ये वाला, ये जो दिख रहा है लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और इसी फार्मूला से अन्य ये 4 फार्मूले को निकाला जा सकता है। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूले के सहायता से हम ये चारों फार्मूला को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये फार्मूला क्या है कि लासा गुने मासा, ये फार्मूला क्या है? लासा गुने मासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मान लीजिए कोई दो संख्या ले लिए, और जब ये दोनों संख्या लेंगे बच्चों तो क्या होगा? ये दोनों संख्या का अगर हम लासा निकालते हैं और मासा निकालते हैं, तो जब लासा मासा निकालेंगे तो लासा मासा को गुना करेंगे, और उसके बाद में दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो आपस में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखिए यही फार्मूला से चारों फार्मूला कैसे निकला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं लासा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। चलिए अब देखिए ऊपर सबसे पहले आते हैं। तो ये फार्मूला लासा को क्या किया गया है? इधर ही रख लिया गया है।
अब जब इधर रखेगा बच्चों तो बराबर बराबर के उस साइड पहले से था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर मासा जो था यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं HCF कहते हैं, HCF। तो इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर डिवाइड में हो गया। चलिए समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगला जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या यानी पहली संख्या को इधर ही रख लिया गया है। अब सुनिए बराबर को ऊ साइड लासा गुने मासा था यानी LCM गुने HCF था, लिख दिया गया है। और ई जो था इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर के डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा यानी दूसरी संख्या। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला मेन फार्मूला था, इसमें मासा को इधर ही रख लिया गया है। इधर पहले से था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख दिया गया। इधर लासा जो था यानी LCM जो था मल्टीप्लाई में था, इधर जा कर के डिवाइड यानी भागा में हो जाएगा। चलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा ये दूसरी संख्या को इधर ही रख लिया गया है, तो इधर लासा गुने मासा था यानी HCF गुने LCM, ये मल्टीप्लाई में पहली संख्या था तो इधर जाके डिवाइड में पहली संख्या। आई होप आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए इस चैप्टर में एक और नई बात को जानना है, और नया बात क्या है तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसको समझना जरूरी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, जब डिवाइड बनाते होंगे यानी भाग बनाते होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार से पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल। भागफल और प्लस में क्या होता था, शेषफल होता था। आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए इसे हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब मान लिया जाए यहाँ पर 2 है, इससे हम 9 में जब डिवाइड करते थे तो क्या 2 चौके 8 इस प्रकार से लगा देते हैं, और 9 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब देखिए ये जो है इसे ही हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और ये जो है बच्चों इसे हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और ये जो है ये कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है, भागफल। और ये जो नीचे बच गया है इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं बच्चों, शेषफल कहते हैं। शेषफल कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, और यही चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, भाज्य को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं और भाजक को हम लोग B से डिनोट कर देते हैं, और भागफल को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और शेषफल को हम लोग R से डिनोट करते हैं। चलिए इतना समझ गए होंगे। और यही चीज़ को हमने अभी यहाँ पे लिखा है कि भाज्य बराबर यानी A बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी भाजक यानी B गुना Q, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल यानी यार। इसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, तो इसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये है वो क्या है, यानी A बराबर BQ प्लस R यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। अब इसमें आप गौर किए होंगे कि A का जो मान होता है B से बड़ा होता है, A का मान B से बड़ा होता है। कैसे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। A हमने किसे बोला था, इसे भाज्य को बोला था। किसे बोला था, भाज्य को बोला था। A हम लोगों ने इसे बोला था। अब देखिए B हमने किससे बोला, ये बोला था। यहाँ पर A का जो मान होता है बच्चों वो बड़ा होता है किससे, B से बड़ा होता है। चलिए अब देखिए, अब बोलता है कि रिमाइंडर जो होता है यानी R जो होता है, ये R जो दिख रहा है बच्चों वो R क्या होता है, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। रिमाइंडर शेषफल जो होगा
वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होता है। b से क्या होता है? छोटा होता है। यानी यहाँ पर यही चीज़ लिखा है कि शेषफल हमेशा भाजक यानी भाजक से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, और शून्य से बड़ा भी होगा या तो बराबर होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर 1 आया है, ये जो रिमाइंडर दिख रहा है आप लोगों को, ये रिमाइंडर जो दिख रहा है बच्चों 1, ये क्या b से छोटा है? b से छोटा है कि नहीं? लेकिन 0 से क्या है? बड़ा है, 0 से बड़ा है। या तो ये रिमाइंडर कभी कभी 0 के बराबर आता है। आप लोग भाग पढ़े होंगे तो देखे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं बच्चों। तो आगे इसी बात को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण हमने ले लिया। उदाहरण क्या है? तो उदाहरण को समझिए। उदाहरण है बच्चों कि 5 से 5 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए, और जब 5 से 6 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 होगा। और जब 5 से 7 में भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। और 5 से 8 में भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। और 5 से 9 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। और 5 से 10 में भाग देते हैं तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इसे में हम देखते हैं कि 10 पर पुनः 5 जैसे ही शेषफल 0 की पुनरावृत्ति हुई है। कैसे? तब 5 से जब 5 में भाग दिए थे 0 आया था, और जब 5 से 10 में भी भाग दिए तो शेषफल कितना आया? 0 आया। तो यानी कहता 10 पर पुनः 5 जैसे ही शेषफल 0 की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 0 और कितना 1, 2, 3 और 4 प्राप्त होता है, जो 5 से कम है और 0 के बराबर है या ज़्यादा है। बराबर है या ज़्यादा है? बराबर है या ज़्यादा है। चलिए अब इसको कैसे समझना है? तो यहाँ पर कहता है कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं यानी भाजक यानी b, जिससे आप भाग देंगे शेषफल हमेशा उससे छोटा ही होगा। अभी भी हमने देखा था कि रिमाइंडर जो होता है बाबू, वह b से क्या होता है? छोटा होता है। तो भाग तो हम 5 से दे रहे हैं, तो 5 तो b कहलाया, भाजक तो b का 5 कहलाया। अब इसमें शेषफल रिमाइंडर जो हमने देखा, वो रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना आया? एक जगह 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गया 0, फिर से 1, 2, 3, 4, मतलब इसी प्रकार से रिपीट मारते रहेगा। लेकिन शेषफल 5 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि b का मान ही 5 है और b के बराबर कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है। b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। चलिए, अगर यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे तो ये बेसिक बातें थी इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।